मफाहमत का बादशाह सबीने किसे कहा गया? सदर आसिफ अली जरदारी साहब को। कई बार कहा जाता रहा उनको। और वक्त किरदार भी बड़ा बखूबी निभाते रहे मफाहमत। फिर उन्होंने वैसे ही बात की है कि मफाहमत होनी चाहिए। ऑफर की है उन्होंने, यानी कल जो पार्लियामेंट का इजलास यानी पहला मुश्तरका इजलास, उससे उन्होंने जब खिताब किया तो कहा कि जो इस वक्त मुश्किलात दरपेश हैं वो कहता है हम इख्तलाफ लेकर नहीं चल सकते, जो हंगामी इक़दाम हैं वो करने होंगे और जो हालिया सियासी बुहरान है उससे मुल्क को निकालना होगा। कहते हैं हमें सबको साथ लेकर चलना है, मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। वो ये भी कहते हैं कि सियासी माहौल ऐसा हो कि जिसमें हिद्दत कम और रोशनी ज़्यादा हो। हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा और फैसला करना होगा कि मुल्क को कौम के लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या है। वो कहते हैं हकीकी कोशिश अगर करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। अच्छा, वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी गलत बात की। और ऑब्वियसली कह रहे हैं कि सबको एक कदम पीछे हटना होगा। एग्जैक्टली और ये एक आइडियल सिचुएशन है जो उन्होंने बताई है और ऑब्वियसली सबको पीछे हटे। बट एट द सेम टाइम शोएब अगर देखा जाए तो कल तो ऑपोजिशन तो किसी और मूड में नजर आई है एक तरह से। अगर तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनका शोर शराबा ऐवान को मछली मंडी उन्होंने बना दिया था। तो उसी हवाले से जरा बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं मज़हर अब्बास साहब, और शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मज़हर साहब, कल अपोजिशन के किरदार को आप किस तरह देखते हैं? वो पार्लियामान जहां पर अवाम के मसाइल डिस्कस होने चाहिए, मुल्क के हालात डिस्कस होने चाहिए, वहां पर तो किसी को बात नहीं करने दी जाती है। कोई बात करता है वहां पर चोर चोर के नारे या इस तरह के नारेबाजी शुरू हो जाती है, मछली मंडी बना दिया जाता है, मामलात तो वहीं रह जाते हैं। अपोजिशन का किरदार क्या वाकई यही होता है? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है कल जो कुछ हुआ वो कोई नया नहीं हुआ, बिल्कुल नया नहीं। जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं वो अपने ज़माने में यही कुछ करते थे जब अपोजिशन में होते थे। असल में हमने कभी भी इन चीज़ों के लिए कोई माहौल नहीं बनाया कि सियासी माहौल इस तरह की जो सदर का खिताब होता है उससे पहले जो माहौल बनाना चाहिए, सियासी माहौल बनाना चाहिए और ख़ास तौर पे अपोजिशन को इंगेज करना चाहिए। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं हमेशा की बात कर रहा हूँ। वो नहीं करने की कोशिश की गई क्योंकि एक तनाव रहा। एक वक्त ऐसा भी था कि इस मुल्क में जो सदूर रहे वो ख़ुद बहुत मुतनाज़र थे। अब मौजूदा सदर हैं आसिफ अली जरदारी, असम्बली से मुंतखब होकर आए हैं, लेकिन अपोजिशन का उन इंतखाबात पर ही एतराज़ है। अब उन इंतखाबात पर एतराज़ को दूर करने की अभी तक कोई ठोस कोशिश नहीं की गई। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे को इंगेज करना पड़ेगा। हम उसको सिर्फ एक पैराए में देखते हैं, आज के पैराए में देखेंगे तो आप कहेंगे कि तहरीक इंसाफ बहुत हार्ड पोजीशन ले रही है। तहरीक इंसाफ से बात करेंगे तो तहरीक इंसाफ कहती है कि मसला ही 8 फरवरी के इलेक्शन का है। जब हम एक इलेक्शन की लेजिटिमेसी को तस्लीम ही नहीं कर रहे तो हम उस हुकूमत को या उस हुकूमत के तहत या उस पार्लियामेंट के तहत मुंतखब होने वाले सदूर या चेयरमैन या स्पीकर को हम कैसे कबूल करें? तो मज़हर भाई कथा कलामी की माज़, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये तो एक अच्छा पॉइंट है इस वक्त अपोजिशन के पास कि वो कहें कि चूंकि सदर साहब ने खिताब किया है और उन्होंने कहा कि हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा, चूंकि वो खुद कहते हैं कि सियासी टेम्परेचर को कम करना होगा, चूंकि वो खुद कहते हैं सबको साथ लेकर चलना होगा, तो ठीक है फिर उनके साथ बैठते हैं और उनसे बात करते हैं और उनको ये कहते हैं, जो बात आपने भी की बहुत अहम बात है ये कि जो मुतनाज़ा इंतखाबात, चूंकि ज़रा इस पर बहुत बात होती आई है कि आए फिर मिल बैठ कर एक कमीशन बनाते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सदर साहब ने ऑफर की है, हम उनसे डिस्कस कर लेते हैं, तो ऑफर है ना। देखिए, सदर की ऑफर नहीं होती, सदर की सेरेमोनियस पोजीशन होती है। सदर हुकूमत को तजवीज़ दे सकते हैं। अब जो कल जब जरदारी साहब ये खिताब कर रहे थे तो उन्हें चाहिए था कि हुकूमत को भी कुछ तजावीज़ देते कि हुकूमत अपोजिशन को किस तरह इंगेज करे। यही एक सदर का वो होता है। और दूसरे इसीलिए हम कहते हैं कि जो सदर या गवर्नर होते हैं हमारे यहाँ, वो जब सदर या गवर्नर बन जाते हैं तो वो किसी एक पार्टी के नहीं होते, इसीलिए उनको पार्टी ओहदे भी छोड़ने पड़ते हैं। मुझे नहीं पता जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन की पोजीशन से अब तक इस्तीफ़ा दिया है या नहीं दिया। लेकिन गवर्नर और ऐवान सदर जो हैं वो दोनों को लेकर साथ चलते हैं। अब अगर गवर्नमेंट और इनके दरमियान है तो जरदारी साहब को चाहिए कि वो इंगेज करें। उन्होंने ऑफर किए, लेकिन एक फॉर्मल इन्विटेशन दें। क्या होगा, अपोजिशन मना कर देगी, लेकिन फिर ये बात रहेगी कि सदर ने बहरहाल उनको दावत दी। ये ऑप्शन दोनों के लिए बहुत अहम है कि या तो वो ऑफर करें और ये एक्सेप्ट ना करें तो भी आवाम को मालूम हो कि कौन क्या चाहता है, और या फिर ये उनसे बात करें कि आप ये डिस्कस करें इंतखाबात से मुतालिक मामला। अगर रोल अदा नहीं करते वो, तो फिर इनके पास एक ऑप्शन है कि वो लोग नहीं कर रहे।
नहीं, वही मैंने कहा कि सदर करें, हुकूमत भी। देखिए, असेंबलियों में हम तकरीर करते हैं, एक तरफ ऑफर करते हैं, और उसके बाद आप टीवी टॉक शोज में देखें कि एक दूसरे के खिलाफ आस्तीनें चढ़ी हुई होती हैं। यानी वो मैसेज जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर दे रहे होते हैं, वो मैसेज नीचे तक नहीं जाता। उसके अभी सेशन होने वाला है, आपको नजर आ जाएगा कि पीटीआई का मौक़िफ़ है वो एग्रेसिव है, लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग, दूसरे लोग भी एग्रेसिव हो जाते हैं। अब ये जो सिलसिला है, जब तक हम उस टेम्परेचर को नीचे नहीं लाएंगे, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए एक माहौल बनाया जाता है, इनिशिएटिव लिया जाता है कि चलें इलेक्शन पर, जैसे पीटीआई कहती है, गवर्नमेंट की तरफ से एक मूव होना चाहिए, चलें इलेक्शन डिस्प्यूटेड है आपकी नज़र में, तो हम ऐसा करते हैं कि 15 अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं तो हम इसको 25 कर देते हैं, बिल्कुल, और जल्दी फैसले करें। अगर हमारे खिलाफ फैसला आता है तो हमें काबिल कबूल। तो एक आप तरीका देते हैं, एक तरीका एडॉप्ट करते हैं। ऑपोजिशन हमेशा से, कोई भी ऑपोजिशन हो, वो एग्रेसिव होती है हमेशा, लेकिन हुकूमत जो होती है वो फलदार दरख्त की मानंद होती है जो झुकता है। ये जब तक एटीट्यूड नहीं होगा तो ये मसला नहीं हो पाएगा, तो मसला ज़ाहिर हल नहीं हो पाएगा। अच्छा, ऐसे में कल कुछ अहम बातें भी की हैं सदर साहब ने, जिस तरह से वो बात कर रहे थे सिक्योरिटी के ऊपर, सेहत के हवाले से, मौशी हालात के हवाले से उन्होंने जो बातें की हैं, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत के पास इन मसाइल का हल है? इस वक्त कोई रोड मैप नज़र आ रहा है या बस गो विद द फ्लो ये वाला सिनेरियो है अभी? देखिए, वो तो फिर थोड़ा सा एडमिशन भी होना चाहिए ना कि ये सारी पीटीआई की 3.5 साल हुकूमत रही है, पीपल्स पार्टी की सिंध में कम से कम कंटिन्यूस पिछले 16 साल से हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी कई बरसों रही है। अब अगर इस मुल्क के वज़ीर आज़म ये कहें कि इस मुल्क के 3.5 करोड़ बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते, तो उन्हें खुद एडमिट करना चाहिए कि उनकी हुकूमत की भी नाकामियाँ हैं। जरदारी साहब को भी एडमिट करना चाहिए कि उनकी हुकूमत की भी नाकामियां हैं, जिसकी वजह से आपका एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। इतने सालों में तो ये चीज़ें तो डेवलप होनी चाहिए थी। पीटीआई को भी अपने 3.5 साल में उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दी, वो इनिशिएटिव नहीं लिए, तो सबको एतराफ़, क्योंकि सब हुकूमतों में रहे और आज भी सब हुकूमत में हैं। पीटीआई केपी में हुकूमत में है, मुस्लिम लीग नून मरकज़ और पंजाब में हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत है। बलूचिस्तान की हाल तो देखिए इस वक्त क्या हो रहा है। बिल्कुल, बलूचिस्तान में सैलाब की क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान में क्या किया जा रहा है, इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, सिंध में क्या सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप कहें कि हाँ हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, हमने भी सही मानों में उस तरह के इक़दाम नहीं किए। तो एक बैलेंस कायम करने की ज़रूरत होती है। आज ये कहना कि हमें यहाँ से इनिशिएटिव, सिक्योरिटी के मामलात हैं, एक लार्जर इशू है। आज भी आप देखें कि कराची में जो वाक़या हुआ है और कराची में मुतवातिर जो वाक़यात हो रहे हैं, अभी भी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इजलास हो रहा है, कच्चे में किस तरह ये बरसा बरस के वाक़यात हैं, बरसा बरस से हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हमने इसके हल के लिए जो इक़दामात किए वो इक़दामात नाकाफ़ी रहे। उन इक़दामात में कुछ कामयाबियां हुई भी, लेकिन बड़ी हद तक नाकामियां, क्योंकि रिफॉर्म नहीं की। पुलिस, जब तक आप पुलिस में मेजर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, याद रखिए, जब तक पुलिस में मेजर रिफॉर्म नहीं होंगी, और वो क्यों नहीं होती, मैं यही पूछने लगा हूं आपसे कि मेजर रिफॉर्म्स होने में हिंड्रेंस कौन है? हिंड्रेंस बहुत सी आपकी सियासी कुव्वतें हैं, आपके बहुत से दूसरी कुव्वतें हैं। आप देख लें, पुलिस ऑर्डर 2002, ओरिजिनल पुलिस ऑर्डर 2002 निकालें, उसको पढ़ें, उसमें जो सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं उनको देखें, उनको सबोटाज पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं 2002 के ऑनवर्ड, खुद 2002 में जब जनरल मुशर्रफ ने ये लेकर आए, उन्होंने खुद उसको अंडरमाइन किया। पुलिस के अंदर इस पर रेजिस्टेंस आई, क्योंकि वहाँ एक सेफ्टी बेल्ट बनाए गए थे। पब्लिक सेफ्टी कमीशन होगा, पब्लिक सेफ्टी कमीशन रिक्रूटमेंट के सिलसिले में नज़र रखेगा, वही इन चीज़ों को लुक आफ्टर करेगा, वही लोगों की, शहरियों की कंप्लेंट्स को देखेगा। ये सारी चीज़ें उसमें मेजर्स बताए गए थे, उन सारी चीज़ों को निकाल दिया गया। किसी हद तक हमने देखा कि 2008 और 2013 और 18 में खैबर पख्तूनख्वा में किसी हद तक हुआ, लेकिन वो इमरान खान जब पंजाब में लेकर आए तो पंजाब में उनके इत्तेहादियों ने उसकी मुखालफत कर दी। सिंध में जब पुलिस ऑर्डर 2002 इम्प्लीमेंट की बात आई तो हम 1861 के कानून को ले आए और 2002 को उठा के फेंक दिया। ये हमारे फ्लॉज हैं,
ये हमारे कि हम पुलिस को रिफॉर्म्स नहीं करना चाहते, हम कभी रेंजर्स की तरफ देख लेते हैं, कभी फौज की तरफ देख लेते हैं। ये सिर्फ बहुत ही इमरजेंसी हो, बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस हों, कई टेररिज्म के बहुत ज़्यादा वाक़यात हों, उसमें आप बहुत ही टेम्पररी पीरियड के लिए लाते हैं। मज़ा साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। 89 से रेंजर्स है कराची के अंदर जी, मुझे बताएं 89 से। कुछ कहते हैं पावर नहीं है, जब पावर है तो उसके बाद भी क्या 4 कराची में ऑपरेशंस हो चुके हैं 92 से ऑनवर्ड्स। तो मेरा उस कहने का मतलब ये है कि जब तक आप पुलिस में, और पुलिस पॉलिटिसाइजेशन हो गई है, पुलिस की इतनी ज़्यादा हो गई है कि पुलिस को अब उसी पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है। लेकिन आपके मसले का हल एक अच्छी पायदार जानदार मेरिट पर बुनियाद और लोकलाइज पुलिस की ज़रूरत है शहरों में। ये जब तक आप नहीं करेंगे तो आप मसले को हल नहीं करेंगे। कच्चे के कितने ऑपरेशन हुए हैं कच्चे के अंदर, क्या रिजल्ट्स आए हैं कच्चे? और एक नया ऑपरेशन उसका भी प्लान हो रहा है अभी कच्चे में। नहीं, वो अब प्लान करें, बिल्कुल प्लान करें, अच्छी बात है प्लान करें, लेकिन ये कच्चे के उसमें, लेकिन कच्चे में ऑपरेशन जरा पक्का होना चाहिए। आज भी कच्चे के इलाकों में दूसरे सूबों के मग़वी मौजूद हैं। बिल्कुल। आज भी शहरों में असला जो आता है वो कहाँ से आता है? वो इन्हीं रास्तों से आता है, लैंड रूट से आता है या सी के जरिए आता है। जब तक आप तरसील को नहीं रोकेंगे असले की, कराची में इस वक्त भी कम से कम 10 से 15 लाख जो है वो प्रोहिबिटेड असला मौजूद है। क्या हुआ है डी वेपनाइजेशन के सिलसिले में? कोई पॉलिसी बनाई गई है डी वेपनाइजेशन के सिलसिले में? हालांकि ये बहुत अहम बात है आपकी कि वो जो एंट्री पॉइंट्स हैं उसको देखा जा सकता है, एक जरा हब का रास्ता, दीगर और रास्ते, इन रास्तों पे तो चेकिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। और इन शॉर्ट ये वाली चीज भी है कि अगर करना चाहे तो किया जा सकता है, लेकिन जैसा आपने बताया, ये मैं आप दोनों को बताऊं, जो कराची में मोबाइल छिनते हैं सबको पता है मोबाइल कहाँ जाते हैं। बिल्कुल सही कराची में जो गाड़ियां छिनती हैं सबको पता है कहाँ खुलती हैं। जो गाड़ियां ले जाई जा रही होती हैं वो बलूचिस्तान जाती हैं। कहाँ से जाती हैं? कोई सिक्योरिटी पोस्ट है ना आपकी जो बॉर्डर सिक्योरिटीज हैं वो क्या कर रही होती हैं? उनको कितनी मर्तबा अकाउंटेबल किया गया है इस शहर से? और वो रिपोर्ट पूरी मौजूद है डॉक्टर शोएब सडल की। इस शहर से 19,000 कंटेनर गायब हुए। 19,000 कंटेनर, बड़ा नंबर है। इसमें 50 अरब रुपए का नुकसान उस रिपोर्ट में लिखा है कि 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ। क्या हुआ उस रिपोर्ट का? कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई? तो हमारी जो अशराफिया है वो मीटिंग्स करती हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करती हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन प्लान होते हैं, नेशनल एक्शन प्लान बनता है, हर चीज होती है, लेकिन ग्राउंड पे इंतहा पसंदी भी मौजूद है, ग्राउंड पे दहशतगर्दी भी मौजूद है, ग्राउंड पे दहशतगर्दी में भी मौजूद है, और हमारे पास बदकिस्मती से उनका डेटा भी नहीं है पूरा। और ये एक बड़ा इशू है कि ज़रा डेटा होना और फिर उस पर काम होना। ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेस किए हैं। मज़हर अब्बास साहब शुक्रिया। साथ मौजूद हम फॉल्ट लाइंस की अगर बात करें, ज़रा सबको मालूम है फॉल्ट लाइंस कहाँ पर है और क्या है, उनको एड्रेस करना बहुत अहम है। पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है और ज़रा हम अक्सर ये बात करते भी आए हैं कि अशराफिया अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, मज़ीद ताख़ीर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑलरेडी बहुत नुकसान हुआ है, जो कि नुकसान सिर्फ अवाम का होता है।